डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एरर्स के बारे में कुछ खास जानकारी देने आया हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा में तो जाते हैं और वो मैथ्स बना लेते हैं, जीके जीएस बना लेते हैं, लेकिन जब वो इंग्लिश पोर्शन में आते हैं तो उन्हें कुछ खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास समस्या में एक समस्या आपका कॉमन एरर्स भी है। चूँकि इंग्लिश के प्रति बच्चों के रुझान को जो देखा जाता है वो बचपन से ही कुछ कम होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि इंग्लिश के प्रति आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको वो सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दूंगा। तो आपकी समस्या जो कॉमन एरर्स की है वह धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए और पढ़ाए गए सभी वीडियोस को आप शुरू से अंत तक देखें और मैं इतना सहजता से आपको सारा टिप्स बताऊंगा, वो सारा टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कॉमन एरर्स आपके लिए बिल्कुल ही एक समझिए कि प्रॉब्लम लेस हो जाएगा, है ना। तो आज का जो कॉमन एरर्स है मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स से लिया है, जहाँ जहाँ हमसे की आपसे की गलतियाँ होती है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो बच्चे गलती करते हैं उसको मैंने हाईलाइट करके और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस अनेकों बार पूछे भी गए हैं और परीक्षाओं का तो दौर अब आने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन एरर्स। चलिए कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। आप पहले सेंटेंस को पहले देख लीजिए। सेंटेंस 1, 2, 3 और फोर्थ पार्ट आपका नो एरर है ना। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? नो एरर। चलिए सेंटेंस को पढ़ा जाए। पहले कहता है कि नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। मतलब जो ही मैंने कॉलेज के लिए जाना शुरू किया था कि क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। पहले हिंदी को भी समझना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ है। आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है। आप ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो अगर आप टेंस के हिसाब किताब से देखेंगे तो ये आपका ये भी पार्ट आपको सही लगेगा। इसके बाद देखिए तीसरे पार्ट में है देन इट बिगेन टू रेन। अब देखिए देन जो है आपका ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, इट जो है फिर वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिगेन आपका V2 हो गया और बिगेन टू रेन यानी कि वर्षा होने लगी। तो ये पार्ट में आपको कोई मिस्टेक नहीं नजर है, कोई मिस्टेक है ही नहीं इसकी, इसलिए कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस यहाँ पर रेन ऑब्जेक्ट हो गया। नो सूनर से वाक्य शुरू हुआ है तो नो सूनर तो ऑलरेडी सही है, इसमें कोई गलती है नहीं। अब आप चलिए इस पार्ट पे, सेंटेंस के इस पार्ट में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह रूल है, ग्रामर का यह रूल है कि अगर वाक्य नो सूनर से शुरू होता है तो उसके बाद नो सूनर के बाद स्टूडेंट्स कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर नो सूनर के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर दें तो वह वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का प्रयोग हम किसके बाद करेंगे? ये जो हैड है ये सहायक क्रिया है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग अगर सही रूप से करेंगे तो वह हैड के बाद हो जाएगा, यानी कि इस पोर्शन में आ जाएगा। तो इसी सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट में ही आपका मिस्टेक्स है, एरर है। तो सही बात क्या होना चाहिए? नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज की जगह आप क्या देंगे? हैड को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट जो आई है उसको हम उसके बाद कर देंगे। तो अब करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? नो सूनर आई हैड के जगह हैड आई स्टार्टेड फॉर। जैसे ही कॉलेज को आप पहले करेंगे हैड को तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू स्पॉट द एरर। आपको स्पॉट एरर में आपको चुनना है कि गलती है कहाँ। तो हैड आई
हो जाएगा किसके स्थान पर, आई हैड के स्थान पर। तो आपका आंसर ये वाला पार्ट जो है ये आपका आंसर हो जाएगा वाक्य का। आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा कि नो सूनर जहाँ रहे उसके बाद हम डायरेक्ट रूप से सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो हम सहायक क्रिया का पढ़ेंगे, चाहे वो डिड लगे, हैड लगे, इस तरह से हम करते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये आपका शॉर्ट ही वीडियो होगा, क्योंकि 5-6 करके सेंटेंस आपको मिसलेनियस में कॉमन एरर्स में दे रहा हूँ, और आपको ईजीएस्ट वे में व्हाट ever the easiest way is for you people, I am going to make you understand। मैं उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। Come to the second point, a dodo। डोडो क्या है? एक बर्ड है। डोडो क्या है? एक बर्ड है, एक चिड़िया है। क्या है? The large flightless bird। डोडो the large flightless bird found in Mauritius। found in Mauritius। देखिए फाउंड इन मॉरिशस क्या होता है कि डोडो वाज द लार्ज माउंट फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस। फाउंड इन मॉरिशस मतलब कोई मॉरिशस देश है, उस देश में यह पाया जाता है। अब चलिए, अ डोडो वाज ये भी सहायक क्रिया है, और ये आपका जो है क्या है, डोडो पक्षी का एक नाम है। तो अब आपके सेंटेंस इस पार्ट में आइए, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक्स है। अब चलिए, आपने डिग्री पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलैटिव डिग्री। तो यहाँ पर सुपरलैटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए, यानी कि अगर एडजेक्टिव के पहले द लग जाए तो उसके बाद जो हम एडजेक्टिव किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ईजी है। हम क्या लार्ज का प्रयोग कर सकते हैं। लार्ज तो क्या हो गया, पॉजिटिव। लार्जर होता तो उसके बाद देन आ जाता, तो देन का प्रयोग तब होता है जो दो के बीच तुलना होती है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री। अब एक डोडो पक्षी की तुलना जितना भी मॉरिशस देश में पाए जाने वाली फ्लाइटलेस बर्ड है उससे की जाती है। तो अब यहाँ पर आपका इस द के अनुसार यहाँ पर लार्ज नहीं हो करके आपका क्या होना चाहिए था, बताइए, सोचिए। लार्जेस्ट होता ना। तो अगर आप इस तरह से हर एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए एरर्स को स्पॉट करेंगे तो इट इज वेरी इजी टू स्पॉट द एरर। तो आपका सेकेंड नंबर सेंटेंस में क्या हो जाएगा, अ डोडो वाज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस। नो एरर तो खैर है ही नहीं, है कि नहीं, इसमें एरर था। और सेंटेंस के इस पार्ट में यहाँ पर सुपरलैटिव डिग्री से संबंधित आपका एरर है कि नहीं। चूंकि द है तो हम बहुत कॉमन है ये कि द के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, द के बाद सुपरलैटिव डिग्री का। उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन सेंटेंस में देखिए, आप पहले सेंटेंस को देख लीजिए। द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट ही। नो एरर आपका लास्ट में है, नो एरर लास्ट में है। अब आपको ये ध्यान में आया होगा कि शायद इजंट ही जो है यह आपका क्वेश्चन टैग से है संबंधित। क्वेश्चन टैग्स यानी कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग्स अफर्मेटिव में होता है। अब आप देखिए, द कलेक्टर विजिट्स। विजिट्स चूंकि यहाँ V5 हो गया, क्रिया का पांचवा रूप है V5। अब देखिए, तो जब भी V5 रहता है, अगर V1 रहता है तो हम डू नॉट लगा के निगेटिव बनाते हैं, अगर V2 रहता है तो डिड नॉट लगा के निगेटिव बनाते हैं, लेकिन V5 रहता है। मैंने आपको वो सिंपल प्रेजेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा आप, सिंपल प्रेजेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया है कि निगेटिव बनता कैसे है। तो जब वाक्य में V5 लगा रहे तो ऐसे वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए हम इजंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि V5 है। यहाँ वर्ब क्या है, क्रिया का पांचवा रूप। तो जब क्रिया का पांचवा रूप लगा रहता है तो ऐसे वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए हम डजंट का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ जो है, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, देयर इज नो मिस्टेक टिल हियर। यहाँ तक जो है आपका कोई गलती नहीं है। तो गलती कहाँ नजर आ रहा है, ये जो इजंट है
इस इजेंट को आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर द कलेक्टर इज विजिटिंग द ऑफिस रेगुलरली, अगर ये रहता द कलेक्टर इज विजिटिंग द ऑफिस रेगुलरली, तब वहां पर क्या होता, व्हाट इजेंट सही था, है ना। अब आप देखिए यहां पर इजेंट की जगह क्या दीजिएगा, डजंट। क्या हो जाएगा, डजंट। आंसर क्या हो जाता आपका, डजंट ही द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, मतलब कलेक्टर नियमित रूप से ऑफिस में विजिट करते हैं। अब कहते हैं करते हैं ना, जब क्वेश्चन टैग हो गया तो उसमें ना लग जाता है अंत में। मैं खाता तो हूं ना, आई ईट डोंट आई, है ना। इस तरह से कहते हैं ना, मैं खाता तो हूं ना, वह जाता तो है ना, ही गोज डजंट ही, वह जाता तो है ना। इस तरह से आप वाक्य किसी को आम आदमी को भी बोलते हुए सुने होंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक आपका क्या हो गया, डजंट हो गया। अब कम टू द सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 में क्या कहता है, फिर देखिए मैंने आपके लिए नो सूनर पे आपका इंफेसिस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक्य में नो सूनर से संबंधित वाक्य ज्यादा आता है कंपटीशन में। इसलिए मैंने आपको टू कीप इट इन योर माइंड, आपके दिमाग में सही रूप से रखने के लिए मैंने आपको 4th नंबर सेंटेंस उसी से रिलेटेड दिया है। नो सूनर, देख लीजिए आप सेंटेंस नंबर 4 को पहले व्यू कीजिए, ध्यान से देखिए। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश, मतलब ज्यों ही जो खरगोश है, रैबिट है, वह झाड़ी से बाहर आया। नो सूनर डिड द, चूंकि ये पास्ट में है, डिड लग गया। मैंने आपको बताया था कि नो सूनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, जब भी आता है तो वह सहायक क्रिया ही आता है। तो सहायक क्रिया है कि नहीं, डिड यहाँ लगा हुआ, तो आपको पता चल गया। और ऊपर में भी मैंने बताया आपको सेंटेंस नंबर 1 में, तो नो सूनर के बाद डिड आया है तो ये तो सही है। द रैबिट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। द रैबिट क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। अगर डिड लग गया तो फिर V1 भी है ना, V1 भी है, तो ये भी सही है। आउट ऑफ द बुश, ये भी सही नजर आ रहा है कि नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश, क्योंकि यहाँ पर अगर V2 कैम हो जाता तो मिस्टेक यहाँ पर भी हो सकता था, क्योंकि डिड के बाद जब भी आएगा वाक्य में तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड व्हेन द ऑक्सिलरी वर्ब डिड इज यूज्ड। जहाँ पर डिड का प्रयोग आ गया तो कौन रूप आता है, V1 ही आता है, जो कि आपका है, तो वो भी आपका मिस्टेक्स नहीं है वहां उस पार्ट में। अब नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या कहता है, when the hunter killed it, मतलब ज्यों ही खरगोश झाड़ी से बाहर आया, हंटर ने उसे क्या कर दिया, किल्ड किया, मार दिया। अब आप देखिए, आपको पता है कि नो सूनर, ये सभी जितना भी शब्द है, नो सूनर के बाद खास करके याद रखिएगा कि व्हेन का प्रयोग नहीं आता है। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। तो आपको देखिए ऊपर में यहाँ पर देन था ना, आपको यहाँ भी देखना होगा कि नो सूनर इज नेवर फॉलोड बाय व्हेन, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। नो सूनर जहाँ अगर वाक्य में है तो वह वाक्य में, उस वाक्य में आपका देन ही आएगा, व्हेन कभी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाक्य में व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन के जगह आंसर क्या हो जाएगा आपका, देन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देन। तो इस तरह से आप सेंटेंस नंबर 4 का भी एरर को आप समझ चुके हैं, एरर को आप स्पॉट कर चुके हैं। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 5। इजली है, बहुत इजी है, आप देखिए ध्यान से, लेकिन आपको दिमाग को थोड़ा दौड़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कैसे कर सकते हो। क्या कहता है, द साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक कुड नॉट हार्डली कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या, पूरा। देखिए कुड नॉट यानी कि मॉडल्स है, यहाँ है ना मॉडल्स। मॉडल्स के बाद जब भी क्रिया का रूप आता है तो आप ध्यान दीजिए, जब भी क्रिया का रूप आता है मॉडल्स के बाद अगर डायरेक्ट आएगा तो V1 ही आएगा। इसका मतलब ये तो सही है। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स भी है, ऑल के बाद प्लूरल आएगा, ऑल के बाद द भी आता है ना, और नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। तो
तो इस पार्ट में तो कोई ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, ये तो सही नजर आ रहा है, इसमें ऑल के बाद द आता है और नाउन प्लूरल आता है। एक्सपेरिमेंट रहता तो वो गलत हो जाता है ना, तो क्या हो जाता, एक्सपेरिमेंट्स, वो सही है। अब चलिए यहाँ पर देखिए द साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंगुलर में है, कुड तो किसी के साथ आ ही सकता है। अब ये जो वाला पार्ट है आपका, ये वाला हार्डली, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में विच हैव already, there are some words in English which have already negative meaning in it, जैसे lest, lest L-E-S-T, उसमें भी जो है negative meaning होता है। जैसे hardly है, वह already negative meaning है। scarcely है, उसमें already negative meaning है। और अगर आप ये देखिए unless है, उसमें already negative meaning है, जब तक कि ना, वो आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हार्डली वर्ड है, हार्डली एंड स्कार्सली, इस तरह का वर्ड ऑलरेडी हैज गॉट निगेटिव मीनिंग इन इट। तो जब ये निगेटिव हो ही गया तो यहाँ पर नॉट देने की क्या जरूरत है, थोड़ा सोचिए। यानी कि डबल निगेटिव वी कैन नॉट यूज करते हैं क्या, डबल निगेटिव अगर हो जाएगा तो फिर तो वहां पर वाक्य का सेंस ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखिए यहाँ पर हम हार्डली अगर निगेटिव हो गया तो हमको यहाँ से ये नॉट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। अब आपको समझ में आ गया, हार्डली स्कार्सली सबके साथ नॉट का प्रयोग उसके पहले हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो ये जो है आपका पहले से ही ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग इट हैज गॉट, पहले से ही ये सब शब्दों के साथ निगेटिव मीनिंग दोस्तों लगा रहता है। तो आप इस तरह का आप एरर रहेगा तो आप इजीली एग्जामिनेशन में आपको याद रहेगा, शुरू से बताए हैं, और इस तरह का इसमें बात है। नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस विच इज द सिक्स्थ वन। क्या कहता है, पढ़िए। आवर वेकेशन, वेकेशन छुट्टी होता है। आवर वेकेशन इज, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आवर वेकेशन इज, हम लोगों का जो छुट्टी है। अब देखिए ये बिटवीन क्या हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया कि नहीं हो गया। ये जो बिटवीन है ये क्या है, प्रपोजिशन है ना। याद रखिएगा इंग्लिश में एक टर्म है कि बिटवीन इज ऑलवेज, बिटवीन ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, फ्रॉम ऑलवेज फॉलोड बाय टू। अगर वाक्य में कहीं फ्रॉम रहे तो उसके बाद आने वाला जो प्रपोजिशन है वह क्या होगा, बिटवीन के बाद, फ्रॉम के बाद। याद रखिएगा हमेशा सब इजी है, आते रहता है एग्जामिनेशन में, आपको टेंशन नहीं लेना है। याद रखिएगा फ्रॉम रहे तो टू लगा देना है, और एंड बिटवीन रहे तो एंड लगा देना है। और ये याद रखिएगा अच्छे से गलती हो जाती है, आप नहीं कीजिएगा, इसलिए कि आपको एग्जामिनेशन पास करना है, टेंशन फ्री रहिए, है कि नहीं। क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप बिटवीन देते हैं और यहाँ देखिए टू दिया हुआ है, बिटवीन 8 मई टू 7 जून या 8 मई टू 7 जून। अगर यहाँ पर टू दिया है तो सही क्या होना चाहिए था, यहाँ बोलिए, फ्रॉम होता ना। अगर यहाँ पर बिटवीन दिया है तो यहाँ पर क्या देना चाहिए था, एंड देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इस टू को आप हटाएंगे और यहाँ पर टू के जगह हम क्या दे सकते हैं, एंड दे सकते हैं। तो ये आपका किस पार्ट में एरर था, सेंटेंस के किस पार्ट में आपका एरर था। इस तरह से हम आपको हर तरह के, हर टॉपिक से, ग्रामर के हर टॉपिक से मैं आपको ये जो है कॉमन एरर्स मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं टॉपिक वाइज भी आपको सिंपल प्रेजेंट का जो है सो कितने तरह के उसमें एरर्स आते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस वीडियो 4 में अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देखिएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप कॉमन एरर्स को स्पॉट करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, पकड़ेंगे, श्योरली यू विल बी सक्सीड, you will succeed in your examination, है ना। Hope you will like this video, share this video, and I hope I'll see you in the next video. Till then,
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।